देखो आप लोग, आज हम लोग का थर्ड क्लास, और थर्ड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक, तो हेडिंग बना लो कूलम्ब्स लॉ। तो आप लोग चार्ज के बारे जान चुके थे। चार्ज किसी मैटर का प्रॉपर्टी होता था, और उस प्रॉपर्टी के कारण अगर उस मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स लगता है। उस प्रॉपर्टीज में हम लोग बोल दिए थे चार्ज। ठीक है, अब चार्ज में थोड़ा सा देखना, आज जो हम लोग यूज करेंगे, देखो चार्ज बेसिकली दो तरीके का होता है, दो तीन तरीके का। हम लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने अनुसार उसका नेमिंग करके रखे हैं। जैसे एक होता है सोर्स चार्ज, आप लोग बस थोड़े दिन के बाद, एक क्लास या दो क्लास के बाद समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए जो चार्ज को हम लोग यूज करते हैं उसका नाम होता है सोर्स चार्ज। इसके बाद एक चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ना चेक करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, भाई इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए जिस चार्ज को यूज करेंगे उसका नाम रहता है टेस्ट चार्ज। अब एक और तरीके का चार्ज होता है जिसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि कूलम्ब्स लॉ कौन से चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज या तो फिर पॉइंट चार्ज, या इनमें से कोई भी नहीं, तो उस टाइम फिर आपको ये काम देगा। ठीक है, तो ये कूलम्ब्स लॉ ना दिया गया है आपके लिए पॉइंट चार्ज के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये इस लॉ को अप्लाई कर सकते हो पॉइंट चार्ज के लिए। तो अब ये सवाल कि ये पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखो आप लोगों को बताए थे पॉइंट ऑब्जेक्ट, याद है पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता था। जैसे मान के चलो कि ये है हम लोगों का प्यारा रामगढ़, अपना रामगढ़। हाँ, रामगढ़ का लोकेशन ये वाला है। ठीक, और लेट से कि ये वाला लोकेशन जो है वो है दिल्ली का। ठीक, तो हम रामगढ़ से दिल्ली जाते हैं ट्रेन के रास्ते, ट्रेन से जाते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे ट्रेन तो इतना छोटा नहीं हो सकता है, ट्रेन तो कुछ बड़ा ही रहेगा ना। लेट से इस तरीके का ट्रेन रहेगा, मान लो, है ना। तो इसका कुछ अपना लेंथ है, मान के चलते हैं ये ट्रेन का लंबाई 200 मीटर है, ऐसा मान लो। इस ट्रेन जो देख पा रहे हो वो इस ट्रेन का जो लंबाई है वो 200 मीटर। ठीक, अब हम रामगढ़ से इस ट्रेन में बैठे और चल करके आ गए दिल्ली। तो रामगढ़ से दिल्ली कुछ दूरी होगा। लेट से यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुंचे और हम पहुंच गए 300 किलोमीटर। मान लो कितना दूरी पहुंचे, 300 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, जो हम लोग दूरी ट्रेवल किए उस दूरी के तुलना में इस ट्रेन का लेंथ कितना है? बहुत बहुत कम। कहाँ 300 किलोमीटर और कहाँ 200 मीटर। तो नो डाउट ट्रेन एक बहुत लंबा ऑब्जेक्ट होता है, उसके पास अच्छा खासा लेंथ होता है। लेकिन अगर यदि हम लोग का डिस्टेंस ट्रेवल उस ऑब्जेक्ट के तुलना में बहुत कम रहता है, दोबारा से, अगर हम लोगों का डिस्टेंस ट्रेवल उस ऑब्जेक्ट के तुलना में ज्यादा रहता है, देखो डिस्टेंस ज्यादा है ना, और इस ऑब्जेक्ट का लेंथ कम है, तो हम लोग इस केस में ये जो ट्रेन, इतना लंबा ट्रेन दिख रहा है ना, इसको हम लोग नाम दे देंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो डिस्टेंस के तुलना में ऑब्जेक्ट का साइज अगर बहुत छोटा रहे तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये जो ट्रेन इतना लंबा था, इस ट्रेन को अब हम लोग कह सकते हैं कि ये है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक, इसी तरीके से मान के चलिए कि हम लोगों के पास चार्ज है, ये वाली एक चार्ज पार्टिकल है। रुक जाओ, आप लोग धीरे धीरे जाना, हिलाना डुलाना नहीं। हाँ, नीचे बैठ करके झुक करके धीरे धीरे चलो। अभी थोड़ा समझो। हाँ, मान के चलो कि ये एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक, अब इसका तो अपना कुछ साइज होगा, साइज मतलब इसका कुछ अपना रेडियस होगा ना, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, कुछ तो होगा। अब ये एक चार्ज पार्टिकल रहा और एक और चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं हम यहाँ पे।
ठीक है, ये भी रहा हम लोगों का चार्ज पार्टिकल। अब इसका भी अपना कुछ साइज होगा, इसका भी अपना कुछ साइज होगा। अब देखो ये दो चार्जेस के बीच आपको कुछ सेपरेशन डिस्टेंस भी दिख रहा है। ये दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड भी हैं, ठीक है। अब अगर यदि दो चार्जेस के बीच का ये सेपरेशन डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है इस साइज के तुलना में, अभी ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखे थे ना, इस चार्ज का साइज, अगर ये दोनों चार्जेस के सेपरेशन डिस्टेंस से ये चार्ज का साइज बहुत बहुत छोटा हो जाए तो हम लोग बोल देंगे भाई ये जो इतना बड़ा चार्ज है ये हम लोगों का पॉइंट चार्ज है। मेरा मोबाइल इतना छोटा है। हाँ सर, इसको भी याद नहीं आ रहा है, मोबाइल को भी याद नहीं है। देखो तो इधर देखना, हाँ, चार्ज का साइज अगर बहुत छोटा हो जाए चार्जेस के सेपरेशन के तुलना में तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो चार्ज है यही चार्ज कहलाएगा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, बात समझ में आया? अगर चार्ज का सेपरेशन चार्ज के साइज के तुलना में ज्यादा हो जाए, सेपरेशन, जब सेपरेशन बोलेंगे तो सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए और इस चार्ज का साइज छोटा होना चाहिए, तो हम लोग कह देंगे कि ये जो चार्ज है ये है पॉइंट चार्ज। तो ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज पे, ठीक। तो अभी जो हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे वो किससे रिलेटेड रहेगा? ठीक, तो तीन चार्ज आई थिंक समझ में आ रहा होगा। एक होता है सोर्स चार्ज जिसका यूज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, है ना। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखो, एक क्लास दो क्लास के बाद आएगा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद टेस्ट चार्ज, वो चेक करेगा कि भाई इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। और तीसरा वाला चार्ज जो हम लोग यूज करेंगे वो पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज में ऑब्जेक्ट का साइज, चार्ज का साइज बहुत छोटा रहेगा कंपेयर टू चार्जेस का सेपरेशन। तो इस लॉ को, जो ये तो कूलम्ब्स लॉ है, इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कौन चार्जेस के लिए? ठीक, तो ये जो हम लोग का लॉ रहेगा पॉइंट चार्ज के लिए है। अब देखो इस लॉ का क्या कहना है, पहले समझ लेना है, उसके बाद हम लोग आराम आराम से छापेंगे। बोल रहा है कि हम लोग के पास दो पॉइंट चार्ज है। लेट से कि ये वाला एक पॉइंट चार्ज है और इसका नाम है Q1। एक और पॉइंट चार्ज है, पीछे से दिख रहा है, हाँ या ना? नहीं दिख रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है? चलो ऊपर लिखते हैं, ऊपर में देखना। हाँ, यहाँ पे तो दिखेगा। तो ये रहा हम लोगों के पास पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज रहा। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2, दोनों का दोनों पॉइंट चार्ज, ठीक। अच्छा, ये दो चार्जेस के बीच में आपको कुछ सेपरेशन डिस्टेंस भी दिख रहा होगा। सेपरेशन डिस्टेंस मतलब भाई दोनों चार्ज तो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इसके सेंटर से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। हाँ, तो इसके सेंटर से और इसका सेंटर, ये जो दोनों का सेंटर है, इस दोनों के सेंटर से डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, ये वाली डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है लेट से R है। तो कूलम्ब्स लॉ का क्या कहना है कि भाई देखो आप लोग ये तो पढ़ के आए हो कि अगर दो सेम चार्जेस रहा तो सेम चार्जेस में रिपल्सन हो जाता है, और अलग अलग चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन। से माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज अट्रैक्शन हो जाता है, और अगर दोनों माइनस है रिपल्सन, दोनों प्लस है, ऐसे ही दिखता है ना। तो अभी यहाँ पे देख रहा है कि ये दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स पक्के से लगेगा, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा? तो देखो ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर से सुनना है, ये दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा, आसान भाषा में या तो कूलम्ब्स फोर्स बोल देना या तो बोलना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम्ब्स बोला कि ये दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
ये दोनों चार्जेस का जो जितना भी मैग्नीट्यूड है, दोनों चार्जेस का जितना भी मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का मतलब क्या होता था? गुना ना। तो ये चार्ज और ये चार्ज का जो भी वैल्यू है, ये दोनों चार्जेस के वैल्यू को ना आप गुना कर दो। हम गुना कर देते हैं तो ये आ जाएगा Q1 गुना Q2। ठीक। उसके बाद बोला एक और चीज कि ये दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, अगर ये दो चार्ज दूर दूर रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा, और अगर ये दो चार्जेस एक दूसरे के करीब रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। यानी इस डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेटेड है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उल्टा ना, अगर आप ये डिस्टेंस कम कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर ये डिस्टेंस को आप ज्यादा कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम लगेगा। यानी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो अब आप ये दोनों को जोड़ दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेट से हम लोग F से डिनोट कर देते हैं, ठीक है? तो इसको हम मिटा दें। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम F से डिनोट कर देते हैं। ये जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का, और डिस्टेंस के साथ कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप इस दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। Q1 Q2 बटा R। देखा? अब यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो बदले में कोई कांस्टेंट, F इक्वल टू K Q1 Q2 बटा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, एक्चुअली ये जो डिस्टेंस के साथ है ना, डिस्टेंस के साथ स्क्वायर में चलता है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब ये दोनों के बीच का जो फोर्स है उसके साथ कैसा रिश्ता रखता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब यहाँ पे कितना आना चाहिए? R स्क्वायर, ठीक है? खाली आपको ये याद रखना है, कूलम्ब फोर्स दो चार्जेस के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस भी है लेकिन कैसा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है? तो पहले हम लोग लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट लिखने के बाद ये सारी बातें लिखो। तो इन्वर्टेड कॉमा में ही बंद करके लिखना, इन्वर्टेड कॉमा में। हाँ? It states that electrostatic force between two point charges, between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance
distance between them, THEM। अब बहुत बच्चे को जरूर विश्वास होगा कि हम स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो बच्चे जिसको लगता है कि नहीं वो सही लिखता है, उसका एक बार कॉपी मिला लेंगे कभी, या फोटो खींच के लेके रूम में मिला लीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कोई इसलिए छोड़ देंगे, बाकी कोई देखेगा जिंदगी में कभी तो फिर बोलेगा इसलिए मैं तो लिख देता। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि बुक्स रखो, बुक्स रखेंगे तो आप घर जाकर के एटलीस्ट स्पेलिंग तो मिला सकते हैं, है ना। फुल स्टॉप दे दो, फुल स्टॉप लिखो, दीज फोर्स, फुल स्टॉप के बाद, हाँ ऐसे में, दीज फोर्स एक्ट्स, ACTS, acts along line joining, line LINE, line joining their centers, CENTERS, सेंटर, ठीक है। उसके बाद पूरे ये इन्वर्टेड कॉमे में इसको पूरे बंद करके ही रखने लगा, ठीक है। तो दिखाओ एक बार, जिसका छूटा होगा ना मैच कर लेना। It states that electrostatics force between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. These force acts along line joining their centers. Their में ये वाला their लिखना है, ये वाला their centers। सुनो, दो चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ठीक है। दो चार्जेस का जितना भी मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट रहेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दो चार्जेस के बीच में जितना भी डिस्टेंस रहेगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। दोनों को जोड़ दो, जब दोनों को जोड़ देंगे तब आपको ये इक्वेशन मिलेगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, बदले में कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या तो फिर कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। तो जहां पर ये जो के आप देख पा रहे हो वेयर, ठीक, ये जो के है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या तो फिर कूलम्ब्स कांस्टेंट। रेड इंक वाला दिखता है या नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या तो बोलो कूलम्ब स्पेल, हाँ कूलम्ब, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। ये सारी कहानी तब का है जब ये चार्ज पार्टिकल हम लोगों का रखा हुआ है वैक्यूम में या तो फ्री स्पेस में, ठीक है। अच्छा, वैक्यूम और एयर ये दोनों में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं होता है। जैसे मान के चलो इस कमरे के अंदर जितना भी हवा का पार्टिकल है सबको हटा दो तो वैक्यूम कहलाएगा। अगर हवा आ गया तो फिर एयर, ठीक है। और ये दोनों में इस फोर्स का वैल्यू में बहुत कम फर्क पड़ता है, लगभग नहीं के बराबर। तो नीचे लिखो लेट, हाँ स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग इसके बारे, इस फिगर के बारे लिखेंगे। हाँ अभी रुक जाओ, एक लाइन नहीं, एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखो, नीचे लिखो लेट 2 पॉइंट चार्जेस, लेट, हाँ दो को है ना पॉइंट चार्जेस। लेट 2 पॉइंट चार्जेस
Q1 and Q2, Q1 and Q2 are placed in vacuum, VACWM, placed in vacuum or free space separated by separated लिखो SEPARETED, separated by distance R। ठीक, जैसे ये सब जो आपके पास टर्म आता है, जैसे Q1 आया, R आया, तो आपको इस तरीके से लिखना होता है। अगर Q1 आया है तो इसको आप इस तरीके से करके लिखेंगे। ठीक, अब सुनो, हम क्या लिखवाएं, मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 और Q2, रखा हुआ है, प्लेस्ड मतलब रखा हुआ है फ्री स्पेस में, कितने डिस्टेंस से, R डिस्टेंस। तो अब ये दोनों के बीच फोर्स लगेगा ना, लिखो कंटिन्यू लिखा, R तक लिखा, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r, फुल स्टॉप। ठीक, अरे स्मॉल r का मतलब ये वाली r, ऐसे वाला नहीं, कोई ऐसे करके लिखा हुआ है ना। ठीक, तो आप सुनना, हाँ, तो देखो ये 2 चार्जेस के बीच में फोर्स लगेगा, 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको आप लोग लिख सकते हो, लिखो नाउ, NOW, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स between charges is इसके बाद ये आपकी फिगर बनेगा दाहिनी साइड, उसके बाद बाईं साइड से ये सारी ही चीजें आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, ये फिगर आपका बनेगा राइट साइड, लेफ्ट साइड में ये सारी ही चीजें नोट डाउन करते हैं। तो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। रिटन धीरे धीरे करके आराम से लिखना है, और वीडियो तो बनिए रहा है, घर जा करके सो के देखते करना। ये होगा ना उस दिन वाला रुक के चलता था, रुक करके, तो इस वजह से अब ये दूसरा उपाय ये आपको हेल्प करेगा। जब आप भूल जाएंगे ना, सेम टू सेम आपके पास नोट्स कॉपी रहेगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बेड के अंदर आराम से सो भी लो, और फिर स्पीड थोड़ा खाली 2K कर लेना, डबल स्पीड कर लेना, और डबल स्पीड में करके सुनते चलो। हाँ बढ़िया है, किसी को करना भी नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा। हो गया, ठीक है। आप सुनना, देखो इस
K का वैल्यू, ठीक है, इस K का वैल्यू देख रहे हो कि इस K का जो वैल्यू है वो होता है SI सिस्टम में, ठीक है, इन SI इस K का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है 1/4π∈0 और तो और 1/, अभी वेट करो, जो जो टर्म पहली बार आ रहा है ना उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। तो 4π ये एप्सिलॉन नॉट का एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, ये होता है 8.854 into 10 to the power minus 12, 8.854 into 10 to the power minus 12। आप लोग पाई का वैल्यू जानते हो? 22/7 3.14 है ना। ये सारी वैल्यू को जब आप रखेंगे और इसको कैलकुलेशन करेंगे, देखो यहाँ पे सब खाली तो डिजिट दिख रहा होगा, नंबर दिख रहा होगा, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ना। तो जब आप इसको सारी को भाग दे देंगे तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगा, वो रहेगा 9 into 10 to the power 9 के बराबर, ठीक है। इस k का वैल्यू इतना निकल करके आएगा। तो जहां पे देखो आपके लिए एक नया टर्म आ गया है, ये वाली एप्सिलॉन नॉट, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा मेंशन करें। यहाँ पे लिखेंगे तो चलेगा, बस एक लाइन लिखेंगे। तो वेयर मतलब जहां पर, वेयर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, इसके बारे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, खाली अभी इसका नाम लिख देना। इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इस एप्सिलॉन नॉट का नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। अभी यहाँ पे लिखे हैं ऊपर में, दिख रहा है 8.854 साथ ही साथ ना इसका कुछ यूनिट भी आएगा, इसका यूनिट भी आएगा। हाँ, तो इसका यूनिट आप लोगों को कहाँ से मिलता, ये न्यूटन है, ये आ जाता पर न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर है पर मीटर स्क्वायर, और ये चार्जेस है, चार्जेस का आ जाता कूलम, यानी आ जाता कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। कैसे आएगा ना, थोड़ा सा देख भी लो। हाँ, जैसे अगर आप इस k का वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट करते हैं थोड़ी देर के लिए, हाँ, तो अगर k का वैल्यू आप पुट करते हैं तो आपको ऐसा दिखाई देता है, k का वैल्यू 1/4π∈0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये वैल्यू तो आता। इस k का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया। अब देखो ये हमें एप्सिलॉन नॉट का थोड़ा सा चेक करना है कि इसका यूनिट क्या होता, तो एप्सिलॉन नॉट उठ के इधर आ जाता, तो क्या आपको ऐसा दिखाई देता कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4π f को यहाँ ले आए, ऊपर में है ये Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। देखो ये कांस्टेंट, 4 तो कांस्टेंट है ना, पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन नीचे फोर्स दिख रहा है। तो ये चार्ज है, इस चार्ज का कूलम, ये भी तो चार्ज है, इस चार्ज का भी कूलम, 4 का तो कोई यूनिट नहीं आएगा, पाई का कोई यूनिट नहीं आएगा, लेकिन ये F फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये R डिस्टेंस ना, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, चेक करो तो कूलम स्क्वायर, नीचे है ना, नीचे है तो न्यूटन है, मीटर स्क्वायर इसको ऊपर लेके चलो तो ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर मीटर। अब बिलीव करो एग्जाम में ना ये क्वेश्चन तो 50,000 बार पूछा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी। लेकिन अभी हम आपको ये नहीं बताए हैं कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, इसके लिए भी थोड़ा सा पैसेंस रखो, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कैसे कैसे करके इसका यूनिट हम लोग निकाल लें। वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है।
तो आप लोग अब इस k का वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करो। अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको मिलेगा ये वाली इक्वेशन, ये मिलेगा ना। ठीक, तो आप लोगों को लिखना यहीं तक है, बस यहीं तक। यहाँ ये आपको हम आगे क्यों आगे बढ़ाएं ताकि आपको पता चलता कि ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो यूनिट हम लेकर के आए हैं, ये वाला यूनिट, ये यूनिट कैसे आया इसलिए। लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाना है। क्यों नहीं बढ़ाना है? क्योंकि आपको ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपको एक सेपरेट टॉपिक है, अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक आ जाओ, इस डब्बा तक पहुंचो। तो कहाँ तक लिखे थे, कहाँ तक छूट रहा था, एक बार ट्राई करो। सिर्फ वो डब्बा तक आप लोगों को पहुंचना है, डब्बा से बाहर नहीं पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, तो K का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट रहा या तो कूलम्ब कांस्टेंट रहा। हम लोग चेक कर लिए कि भाई एसआई सिस्टम में ना इसका K का फिक्स्ड वैल्यू होता है 9 × 10⁹। ठीक, फिर इस सारी वैल्यू को उठा करके, इस K के वैल्यू को उठा करके हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दिए, तो आपको F का वैल्यू कुछ मिल गया। अब एक बात बताओ, फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? फोर्स तो स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पता? इसके पास दोनों होता है जी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। हाँ, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये फॉर्मूला ना हमें फोर्स का कोई डायरेक्शन नहीं बताता है। ये फॉर्मूला सिर्फ बताएगा वैल्यू आया। लेट्स से कि फोर्स का हम लोग कैलकुलेट किए और आ गया 10 न्यूटन, लेकिन ये 10 न्यूटन किधर लग रहा है उसके बारे ये नहीं बताता। तो ये फॉर्मूला सिर्फ आपको बता रहा है मैग्नीट्यूड, वैल्यू बता रहा है। तो इस जो इक्वेशंस आता है इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर फॉर्म। ठीक है, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का ये कौन सा फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। इसको हम मिटा दें। ये तो सिर्फ आपको बताए थे कि हम परमिटिविटी का यूनिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो अब चेक करना। इस इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे ये है स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म किसका? कूलम्ब्स लॉ का। तो दिस इज स्केलर फॉर्म ऑफ कौन सा लॉ? कूलम्ब्स लॉ। बोलो, दिक्कत कष्ट है क्या? नहीं? अब एग्जाम में, आपके एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट कूलम्ब्स लॉ, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। ध्यान से सुनना, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म या तो एक्सप्रेस इट इन वेक्टर फॉर्म। इसको आपको दिखाना है, कूलम्ब्स लॉ को दिखाना है वेक्टर के फॉर्म में। तो ये वाला का भी स्केलर फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके वेक्टर फॉर्म को किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक हो गया? चलो, तो उसके लिए ना पहले हम लोग एक हेडिंग ही बना लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो हेडिंग बनाओ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हेडिंग बना लो, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यहां से कोई दिक्कत है, कोई चीज पूछना है बोर्ड से, मिटाए हम इसको। ठीक है, इसके स्टेटमेंट को बढ़िया से पढ़ करके एकदम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक, श्योर क्वेश्चंस ये अपने आप में इंपोर्टेंट है। इसको हम मिटा रहे हैं। हाँ, अभी आप चेक करो, यहाँ पे इधर देखो, अगर हम वेक्टर फॉर्म बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि भाई इसमें डायरेक्शन भी आना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए ना। तो उससे पहले, इसमें जाने से पहले, इसके वेक्टर फॉर्म में जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, इधर देखो, हल्ला नहीं, देखो यूनिट वेक्टर। आप लोग को ना क्लास 11th में पढ़ाए थे टाइप्स ऑफ वेक्टर।
वहाँ पे आप लोग अलग अलग तरीके का वेक्टर पढ़े थे, कोलिनियर वेक्टर, एंटी कोलिनियर वेक्टर, याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, इस तरीके का बहुत सारा वेक्टर्स बहुत सारा वेक्टर्स होता था ना। तो उनमें से एक वेक्टर था यूनिट वेक्टर। चेक करो, पहले समझो ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर को इस तरीके से कैप से दिखाते थे। मान के चलो हमारे पास कोई एक वेक्टर है, ये है वेक्टर ए, और इस वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के। ठीक, अब इस वेक्टर का ये वेक्टर क्वांटिटी रहा तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी आएगा। मैग्नीट्यूड को लेट से ले लेते हैं इस तरीके से, ये मोड फॉर्म लेते थे, मोड मतलब मैग्नीट्यूड बता दो ना। मान के चलो इसका वैल्यू आया ए। ठीक, तो अब ये जो वेक्टर ए दिख रहा है इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो पहली बात यूनिट वेक्टर के लिए तो आप ऐसे यूज करना ए कैप, ए के ऊपर कैप लगा देना, तो ये आपको बताता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है कि जो भी वेक्टर का यूनिट बनाना है, यूनिट वेक्टर जिसको भी बनाना है, पहले उस खुद वेक्टर को लिख लो। यानी हम लोग वेक्टर ए को यूनिट बना रहे हैं ना, तो इस वेक्टर ए को लिख लो ए एक्स आई कैप। चलो इतना ना लिख करके डायरेक्ट ये वाले लिख देते हैं, ये आ गया यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है कैलकुलेशन किए होंगे, कुछ तो वैल्यू आया होगा। तो लेट से मैग्नीट्यूड आ गया ए। ठीक है, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कोई एक वेक्टर है उसको उसी के मैग्नीट्यूड से भाग दे दो, तो जो वेक्टर निकल के आएगा ना उसका नाम पड़ता है यूनिट वेक्टर। और नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि इसका वैल्यू 1 निकल के आएगा। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम किसी भी क्वांटिटी के साथ इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। जैसे मान के चलो मेरे पास 30 है, कोई एक क्वांटिटी था, ठीक है। अब 30 के साथ अगर हम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें उसका वैल्यू तो 1 ही होता है। तो 30 इंटू बराबर, कोई फर्क पड़ा? तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के साथ या किसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, उसे कोई फर्क हमें पड़ने वाला नहीं। ठीक, अब थोड़ा सा चेक करना, ये दो चार्जेस है Q1 और Q2, दोनों का सेपरेशन डिस्टेंस है स्मॉल r। अब यहाँ पे ना देखो ये जो चार्ज है, ध्यान से सुनना, ये अलग चार्ज, ये अलग चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, वैल्यू अलग अलग होगा। Q1 की जगह हो सके 2 कूलम हो सकता है, इसकी जगह 4 कूलम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, अलग अलग होगा। अब देखो ये दोनों के बीच में तो पक्के से रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल कर देता है और अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देता है। तो ये वाला चार्ज ना पक्के से इस चार्ज को क्या कर रहा होगा, धक्का मार रहा होगा उस डायरेक्शन में। इसी का उल्टा ये भी तो पॉसिबिलिटी है, ये जो चार्ज है ये भी इसको धक्का मार रहा होगा, इस चार्जेस को धक्का मार रहा होगा। अच्छा देखो ये दोनों चार्जेस आपस में नफरत कर रहा है ना, ये चार्ज इसको नहीं पसंद कर रहा है, ये चार्ज इसको नहीं पसंद कर रहा है, इसी के चलते तो रिपल्सन हो रहा है। तो अभी देखना, ये चार्ज इसको धक्का मारेगा, दोबारा सुनना है, ये वाली चार्ज इसको धक्का मारेगा। अब कॉमन सेंस लगाओ, बताओ ये चार्ज किधर भागेगा? लेफ्ट साइड, पक्का लेफ्ट साइड भागेगा। तो ये जो चार्ज आप देख रहे हो Q1 चार्ज, वो इस डायरेक्शन में भागेगा, इस डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो? यस सर, इस डायरेक्शन में भागेगा। पूरे हम सॉलिड लाइन ले लेते हैं, हाँ, इस डायरेक्शन में भागेगा। ठीक, तो एक बात बताओ, इसमें जो फोर्स लगा, कौन से चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा है? Q1 के ऊपर फोर्स लगा है, लेकिन फोर्स लगाया कौन है? Q2 ना। तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है कि नो डाउट फोर्स तो लगा, फोर्स तो लगा, और फोर्स जो लगा है वो चार्ज नंबर 1 पर लगा है, लेकिन लगाया कौन है? बात समझ में आया? दोबारा से देखो, फिर से सुनो कि किस तरीके से हम इसके नोटेशन को यूज कर रहे हैं। आप लोग ये देख पा रहे हो, ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, ये चार्ज इसको लात मार रहा होगा, धक्का मार रहा होगा, तो भाई ये तो दूर जाएगा ना, इधर जाएगा। लेकिन जो इधर आया
फोर्स इधर लग रहा होगा, लेकिन फोर्स किसके ऊपर लगा? तो आपको इसको ऐसा लिख लेना है, फोर्स ऑन Q1 किसके कारण? किसके कारण? फोर्स लगाया कौन? तो फोर्स लगाया है Q2, ठीक। और ये लग गया, अभी हमें डायरेक्शन पता चल गया, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये जो देखो पहला वाला जो है, ये पहला वाला, इसको आप लोग पढ़ना ऑन, फोर्स ऑन, चार्ज 1 किसके कारण? बाय 2 या तो ड्यू टू चार्ज 2। बात समझ में आया? तो फोर्स लगेगा चार्ज नंबर 1 में किसके कारण? Q2 के कारण। कोई डाउट? चलो ठीक। अब इधर देखो, अब इसकी कहानी सुनो तो इसका कहानी क्या होगा? ये प्लस है, ये भी प्लस है, नफरत होगा, ये इसको धक्का मारेगा और धक्का मारेगा तो बोलो ये चार्ज किधर जाएगा? पक्का राइट साइड की ओर। चलो ठीक है, ये ले लो, इधर फोर्स लगेगा, तकलीफ नहीं ना? अब एक बात बताओ, फोर्स किसके ऊपर लगा? तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 2, यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 किसके कारण? 1 के कारण ना, तो ड्यू टू ऐसे दिक्कत हुआ। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, हमें डायरेक्शन पता चल रहा है, कौन से डायरेक्शन में लगेगा? राइट। दिक्कत हुआ? चलो, तो यहाँ पे जो हम लोग नोटेशन देखो, पहला वाला क्या चीज बता रहा है? ऑन, और दूसरा वाला बता रहा है ड्यू टू। हम इसको मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि जब आप लोग एग्जाम में आएगा ना, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि हम ये चीज माने हैं और इसका मतलब मेरा क्या है ना? तो लेट ये जो F12 है, ये हमको क्या बता रहा है कि फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? Q1 के ऊपर, किसके कारण? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फोर्स ऑन चार्ज Q1 लिख दे, फोर्स ऑन चार्ज Q1 किसके कारण? ड्यू टू चार्ज Q। कोई तकलीफ? अब इसका उल्टा माने, इसको भी माने, इसको हम लोग क्या माने? इसको हम लोग ऐसा माने, F21 ना। तो ये है हम लोगों का फोर्स किसके ऊपर? Q2, चार्ज Q2 के ऊपर, और किसके कारण? Q1 के कारण ना। बोलो तो पूजा, क्या लिखाएगा यहाँ पर? हाँ बोलो देखो, हाँ Force on charge Q2 due to charge Q1। ऐसे होगा ना? गुड गुड। तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q, तो किसके कारण? ड्यू टू चार्ज, बोलो ठीक है। चलो यहां तक हम लोग को समझ में आ गया, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना, हाँ, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, किधर से किधर? अब बताना है किधर से किधर। इसमें फोर्स लग रहा था, नो डाउट, ये तो हम लोग बता दिए कि फोर्स लग रहा है चार्ज नंबर 1 में दूसरे के कारण, तो इसके कारण अब ये मूव कर रहा है ना? तो किधर मूव कर रहा है? किधर मूव कर रहा है? तो हम लोग बोलेंगे देखो, हाँ, इधर से उधर जा रहा है, ऐसे ना, इधर से इधर, यानी कि पॉइंट किधर करेगा? पॉइंट किधर करेगा? पॉइंट करेगा लेफ्ट की ओर। किधर से? राइट से। दोबारा से, हाँ, यहां से हम लोग देखेंगे पॉइंट किधर करेगा? लेफ्ट की ओर। कहां से? राइट से। ठीक, तो इसको कैसे लिखना है उस चीज को आपको समझना है पहले।
ठीक, किसका फोन आ गया? हाँ सर, गाड़ी चलाने कौन कौन जानता है? हाँ, थोड़ा सा देखो, हम लोग का शेरू जो है वो परेशान है, थोड़ा जाओ चिकू यहाँ पे टायर मोड़ सर होंगे। हाँ ठीक है, सर होंगे। हाँ सर के पास जाओ ना, दो लड़का दो, दो कौन कौन जाएगा? अरे कोई दिक्कत नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, चल रहा है ना। आप लोग के लिए आप लोग का ये पर्सनल है। एक और जाना है। देखो तो गाड़ी में, दो गाड़ी में से कोई भी गाड़ी में किसी में चाबी होगी होगा, ले लो। किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं है। साइकिल है सर। नहीं, किसमें? हाँ ताला वाला वहाँ देखिए होगा। नया चाबी था, नया चाबी। चलो इधर इधर। अब ना हम लोगों को ना सुनो, अब हम लोग को बताना है, पोजीशन वेक्टर को ला रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। हाँ सुन लो, देखो इस जब हम लोग इधर दिखाएंगे ना, इधर, इसके लिए हम लोग क्या लाएंगे उस चीज को थोड़ा सा देखना है। देखो ये यहाँ से यहाँ यानी दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r है। जब इस फोर्स के बारे में बात करेंगे, इस फोर्स के बारे में, ठीक है, इस फोर्स के बारे में, तो फोर्स लग रहा है 1 में, किसके कारण? Q2 के कारण। ठीक, अब इसके लिए ना हम लोग r का नोटेशन उल्टा लेंगे। ठीक है, r का नोटेशन उल्टा, जैसे यहाँ पे देखो f में 1 2 लिए थे ना, r में लेंगे 2 1। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। देखो दोबारा सुनना, आप जब अलग अलग बुक खोल करके देखेंगे ना, तो किसी में ये 1 2 ना लिख करके किसी में लिखा होगा 2 1। जैसे इसको हम 1 2 माने ना, तो किसी में लिखा होगा 2 1, लेकिन उसमें बोलेगा, जैसे देखो हम इसीलिए तो इसको लिखे कि हम ऐसा लिखे हैं, और मेरा यह लिखने का मतलब ये है, इस 1 का मतलब कि फोर्स लग रहा है 1 में, किसके कारण? कोई अगर मान लो इसी को पलट दे और पलट करके बोले नहीं कि फोर्स लग रहा है 1 में और 2 के कारण, मतलब इसको इस तरीके से भी बोल सकता है, ऐसे लिख ले। और इसको भी बोले कि भाई ऐसे ही पढ़ना, आप ना इसको पढ़ो ऑन और इसको पढ़ दो ड्यू टू। तो फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। बात समझ आ रहा है? एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, आपके पास चॉइसेस रहता है। पानी वाला एग्जांपल नहीं जानते हो? अगर मान लो एक बोतल है, बोतल में कुछ क्वांटिटी पानी है, तो आप उसमें दो बातें बोल सकते हो कि सर आधा बोतल पानी है ना। कोई बोल सकता है सर आधा खाली है ना। दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? सेम टू सेम, अलग अलग चीजें नहीं होगा। तो यही चीज है ना, आधा भरा हुआ या आधा खाली है, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो वैसे ये दोनों पॉसिबिलिटी है, 1 2 को 2 1 भी कोई लिखेगा और बोलेगा भाई मेरा बोलने का इरादा यही है, तो इसीलिए इस चीज को लिखना हमें जरूरी रहता है। अब देखो, अब हम लोग कौन सा नोटेशन ले रहे हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग लेंगे, देखो इस चार्ज के बारे में, ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज जो फोर्स लग रहा है F1 2, अब हमें इसका डायरेक्शन बताना है कि ये फोर्स ना किधर से किधर लग रहा है, 2 से 1 की ओर। ध्यान से सुनना, ये जो फोर्स है F1 2 किधर से किधर लग रहा है? 2 से 1 की ओर। फिर से सोचो,
फोर्स जो 1 2 दिख रहा है ये किधर से किधर लग रहा है? 2 से 1 की ओर। और इसको दिखाने के लिए ना हम लोग एक यूनिट वेक्टर लाएंगे और यूनिट वेक्टर आएगा r। कहां से लगेगा? 2 से। अभी हम यही बोले ना 2 से 1 की ओर। और ये रह गया यूनिट वेक्टर। इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। समझ पा रहे हो? देखो R21 लिखे, हमें इस फोर्स का डायरेक्शन बताना है। और इस फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएंगे? हम लोग बोलेंगे जो फोर्स लग रहा है 2 से 1 की ओर, क्या वही डायरेक्शन को पकड़ा? दोबारा सुनना है। R21 को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो फोर्स लग रहा है F12 2 से 1 की ओर। अच्छा, इसमें जो फोर्स लग रहा था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 से 2। और इसको हम ऐसे लिखेंगे कि भाई इधर फोर्स लग रहा है 1 से 2 की ओर। तो ये यूनिट वेक्टर इधर दिखाएगा और ये वाला यूनिट वेक्टर इधर दिखाएगा। अच्छा, ये दोनों का मकसद क्या है? मतलब यहाँ पे मेरा मतलब क्या है, वो मतलब को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं, देखो R, पहले इसको लिख लेते हैं 2 1 को। ये एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो किधर पॉइंट्स कर रहा है? 2 से 1 किधर पॉइंट कर रहा है? 1 की ओर। कहां से? 2 से। लिखे? तो ये R21 एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किधर पॉइंट कर रहा है? 2 से 1 की ओर। किधर पॉइंट कर रहा है? पॉइंटिंग टुवर्ड्स 1 की ओर। कहां से? 2 से। पॉइंटिंग क्या आ गया? यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स चार्ज लिख देते हैं ना। 1 का मतलब चार्ज Q1, चार्ज Q1 फ्रॉम कौन से चार्ज से? फ्रॉम चार्ज Q2। बोलो, ये चीज समझने में दिक्कत हुआ? यहाँ पे जैसा हम यहाँ पे नोटेशन लिए थे वहां पे इसको थोड़ा सा नोटेशन ले लेते हैं। ये R21 है ना, ये 2 क्या बता रहा है? ये 2 क्या बता रहा है? यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग टुवर्ड्स Q1 फ्रॉम। देखो ये फ्रॉम किसके आगे लगा है? Q2 आगे ना। ये Q2 आप लोग पढ़ना फ्रॉम। और 1 में आप लोग को क्या पढ़ना है? 1 को क्या पढ़ना है? 2 ठीक है। अच्छा बैठो, धीरे-धीरे। ठीक है, तो देखो R21 एक यूनिट वेक्टर है और ये पॉइंट्स कर रहा है टुवर्ड्स चार्ज Q1। कहां से? चार्ज Q2 से। बात समझ में आया? अब इसका उल्टा अगर यदि मान लो हम लोग लिखते इसको R12 को, सोचो तो इसके लिए हम लोग क्या लिख पाते हैं? R12 को लिख देते हैं। एक यूनिट वेक्टर है, R21 एक यूनिट वेक्टर है भाई। ये एक यूनिट वेक्टर है जो किधर पॉइंट कर रहा है? 2 की ओर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स चार्ज Q2। कहां से? फ्रॉम चार्ज Q1। बोलो, यहां तक लिखें, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना? आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हुआ है। चलो इसके बाद आप लोग थोड़ा सा चेक करना। हाँ, थोड़ा सा चेक करो। अब अगर हम लोग कूलॉम्स लॉ लगाएंगे तो कूलॉम्स लॉ याद है? इसको हम मिटा दें। देखो यहाँ पे इस सिंबल में पहला वाला ऑन बता रहा था, दूसरा वाला ड्यू। यहाँ पे पहला वाला फ्रॉम बता रहा है और दूसरा वाला टू बता रहा है। ठीक, तो इसको कहीं ना कहीं आप लोग जरूर चिपकाना ताकि आप लोग को बाद में समझ में, जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो कौन वाला चीज क्या दिखा रहा है ये आपको बाद में समझ में आए। ठीक, अब देखना। हाँ, कूलॉम्स लॉ क्या बोलता था कि जो फोर्स लगेगा वो होता है चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप लोग यहाँ पे एक यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखना। हाँ,
तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, क्या आप ये बता सकते हो कि जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का वैल्यू, के का वैल्यू हम लोग पुट किए थे, आ गया था 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R, ये एक वैल्यू है। अच्छा सोचो, अगर हम इसको हम इस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिट वेक्टर का वैल्यू 1 होता है, और अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वैल्यू में 1 गुना हो गया, तो 1 गुना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क ये पड़ा कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ गया। अगर दाहिनी साइड वेक्टर क्वांटिटी, तो बाईं साइड भी ये कैसा क्वांटिटी है। अब थोड़ा नेमिंग करते हैं, हाँ थोड़ा सा ध्यान देना, नेमिंग करते हैं। ये जो फोर्स है, अब ये फोर्स दोनों के, इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है, दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है ना। तो इसको मैं यहाँ थोड़ा पार्टीशन करता हूँ, ये वाली लिख सकते हो, इसके लिए और इसके लिए भी, दोनों के लिए लिखेंगे तो हमारे पास ऐसा फोर्स का 2 इक्वेशन आना चाहिए। तो 2 इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं। तो एक आएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 गुना Q2 बटा R, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर से, तो भी कोई तकलीफ नहीं। लेकिन फर्क बस ये होगा कि पहले स्केलर क्वांटिटी था, अब बन गया है वेक्टर क्वांटिटी, तो बाईं साइड भी वेक्टर बनेगा, तो इसके ऊपर भी आप क्या लगा दो। अब देखो आपके पास दो फोर्सेस था, F12 और F21, ठीक। तो मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे लिखूं, F12 के बारे, हाँ F12, तो सोचो तो कैसे लिखाएगा। ये हम लिखना चाह रहे हैं F12 पुट किए, इसका मतलब क्या हुआ, 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, और फोर्स लगा कौन रहा है, 2। 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, लगा कौन रहा है, 2, मतलब इधर, ये फोर्स इधर बता रहा है ना। तो इधर के लिए कौन सा पोजीशन वेक्टर था, बोलो। आपके पास यहाँ दो पोजीशन वेक्टर है, जो कोई एक इधर दिखा रहा होगा, R2, तो इसके साथ ना आप चिपका दो R2, बात समझ में आया। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखो हम लोग इसके लिए लिखेंगे, तो ये आ गया F21। अब देखो F21 की ओर, F21 की ओर कौन पोजीशन वेक्टर, ये ना R12, तो आप इसको यहाँ पे चिपका दो R12 इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन आया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यही वाला होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। बात समझ में आया। तो कुछ भी नहीं किए, सिर्फ हम लोग इसके साथ पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई किए। नीचे लिख देता हूं, इक्वेशन 1 एंड 2 लिख रहे हैं, बस लास्ट, बस लास्ट है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 एंड 2 आर वेक्टर फॉर्म ना, आर वेक्टर फॉर्म ऑफ कौन सा लो, कूलम्ब। देखो एग्जाम में आएगा कि स्टेटमेंट बोलो, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट और कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में दिखाओ, आपको यहां तक आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज बताओ, फोर्स लग रहा है किसके ऊपर, बॉडी 1 के ऊपर, लगा कौन रहा है, तो खाली यहाँ पे एक थोड़ा सा एक सेंटेंस यहाँ पे आपको लिख लेना है कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू, बोलो किसी कारण, ड्यू टू चार्ज चार्ज Q2। उसके बाद ये चीज लिख लेना,
आप बोलो ये चीज, इसके लिए क्या लिखते हैं? 4 बस, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ वेक्टर, ठीक है। तो फिगर बनाना है पहले, और फिगर बनाने के बाद ये सारी चीजें सब कुछ एकदम बढ़िया से लिख लेंगे, है ना। ये सारी चीजें लिखना, खाली याद रहे आपको इसके ऊपर एक लाइन लिखना है ना। तो पहले आप इसको लिखे हैं, फिर इसको लिखे हैं, फिर इक्वेशन 1 आया, फिर उसके नीचे लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, उल्टा करके ना ये वाली आएगा। फिर नीचे बोल दो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स, ठीक। कष्ट बोलो, कष्ट नो कष्ट ना, चलो ठीक। तो आज के लिए बस यही, हाँ कोई लाइक नहीं और कोई सब्सक्राइब नहीं, आप लोगों को खाली बढ़िया से जा करके ये सारी चीजें रिवीजन करना है, ठीक। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो आप लोग के लिए है। मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब हम लोग को कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से ना कुछ रिजल्ट निकल करके आता है, उसको आज ही देख लें कि अगली क्लास में? आज ही सर, अगले वाली क्लास में देख लेंगे। स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना।